मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आप जानते हैं काफी नजदीक है। ऐसे में आपको अनिवार्य हो जाता है कि सभी विषय का आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अगर सभी विषय में आप अच्छा स्कोर करेंगे तभी आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। इस क्रम में आप जानते हैं पीछे हम लोग लगातार डेली 6:30 PM शाम में मॉडल पेपर की चर्चा करते हैं। संस्कृत के मॉडल पेपर के क्लास किए हुए काफी दिन हो गया था, तो चलिए आज एक शानदार संस्कृत के मॉडल पेपर को लेकर समझते हैं। और ये नया मॉडल पेपर है, इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग समझेंगे, इससे आपका पूरा संस्कृत का रिवीजन होगा। और ये शानदार मॉडल पेपर है, नया मॉडल पेपर है, एग्जाम के अनुरूप है, तो यहां से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न आएगा। तो कोई इधर उधर की बात नहीं, क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम में बिल्कुल कम समय है, तो ऐसे में आपको सिर्फ प्रश्न पे फोकस रहना है। यहाँ पे देखिए 100 तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हम लोग पूरे 100 प्रश्न को आज के क्लास में समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब 20-30 पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे, आंसर दीजिएगा, प्रश्न को समझिएगा, नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताऊंगा, याद करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न आएगा। अब पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मूर्खा में कौन स्त्री प्रत्यय, अर्थात कह रहा है मूर्ख में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगाकर मूर्खा बनाया गया है, तो टाप, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आंसर दीजिएगा ABCD, इसी क्रम में आप क ख ग घ को ABCD के रूप में आंसर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो मैं जो सही आंसर बता रहा हूं उसे याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से देखिएगा कितना ज्यादा प्रश्न आपके पेपर में आएगा। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है राजन प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा, क्या पूछ रहा है, राजन प्लस डीप से। ये प्रश्न तो कई बार पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है। रागी शब्द बनता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। आगे तीसरे नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए अगर आपको अगर ग्रामर आपका संस्कृत व्याकरण तगड़ा नहीं होगा, तभी जो आज के व्याकरण में प्रश्न आ रहा है इतना याद करेंगे तो यहां से काफी प्रश्न आएगा। कह रहा है भू प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा सर, तो तीसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए भवत। आगे बढ़ते हैं, आंसर देते चलिए। 4 नंबर प्रश्न पढ़िए, आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखते हैं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दे पाते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आगत्य में होता है लयप प्रत्यय। कौन प्रत्यय, लयप, तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है देखिए आपको घबराना नहीं है, एग्जाम में इसी रूप में प्रश्न पत्र मिलेगा, तो हो सकता है एग्जाम में भी ऐसे शुरू से आपको व्याकरण खंड मिल जाए, तभी चिंता लेने की बात नहीं है, बुक से भी प्रश्न आएगा, उसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां से ध्यान से समझिए। 5 नंबर प्रश्न क्या है, पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा सर, तो पटु प्लस तल से बनता है पटुता। तो देखिए कहां पे दिया गया है, ऑप्शन ए आपको सही आंसर OMR शीट पे करके आना है। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, ये भी कितना बार पूछा गया, ऑफिशियल मॉडल पेपर से लेकर बिहार बोर्ड से कितना बार पूछा, इस साल भी हो सकता है पूछ लिया जाए। कह रहा है लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर इसमें तरप तद्धित प्रत्यय है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा का राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद करते चलिएगा। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है लताभ्याम में कौन सी विभक्ति है। ये तो आसान प्रश्न है, आप लता का शब्द रूप बचपन से पढ़ते आते हैं, तो वहीं पूछ रहा है कि लताभ्याम में कौन सा विभक्ति होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें कौन विभक्ति है, तृतीया विभक्ति। 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है माता किस शब्द का रूप है। माता जो है किस शब्द के रूप में हमको पढ़ने को मिलता है, तो मातृ शब्द का जो हम लोग शब्द रूप याद करते हैं उसमें क्या मिलता है, माता, तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर कर देना है 8 का। एक एक प्रश्न को समझते चलिएगा, क्योंकि आज के क्लास में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त करना है, वैसे ही आप प्रश्न को पढ़िए, आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। 9 नंबर प्रश्न है साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। साधु शब्द का हम लोग शब्द रूप लिखेंगे, तो सप्तमी एक वचन पे कौन सा शब्द आएगा, यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या आता है, साधुसु आता है, क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, सप्तमी एक वचन। 10 नंबर प्रश्न है, यहां से आपका भी टेस्ट हो रहा है, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी संस्कृत में आप इस साल क्या करने जा रहे हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप कौन सा है। क्या पूछ रहा है, पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप आपको बताना है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीबतम। क्या होता है, पीबतम, तो ऑप्शन बी अर्थात कि ऑप्शन ख सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है द्रक्ष्यतः किस लकार का रूप है। द्रक्ष्यतः जो है किस लकार का रूप है, तो द्रक्ष्यतः आता है लिट लकार में, तो देखिए ध्यान से ऑप्शन ख पे दिया गया, अर्थात कि ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। कह रहा है गच्छत किस धातु का रूप है। गच्छत किस धातु का रूप है, नहीं मालूम है तो याद रखिएगा गम धातु में क्या आता है, गच्छत, तो कहां पे दिया गया है, क पे, अर्थात कि ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है किस शब्द में परा उपसर्ग है। इसमें से देखिए इतना शानदार मॉडल पेपर है, एग्जाम में काफी कम समय, तो इसलिए इसमें हम
हम लोग ये सुनिश्चित करके चलते हैं कि कोई भी मॉडल पेपर लाए तो वीवीआई प्रश्न का हो, ताकि यहाँ से प्रश्न टकराए। तो यहाँ से भी देखिएगा, प्रश्न याद करके आप जाएंगे तो कितना ज्यादा प्रश्न आएगा। कह रहा है किस शब्द से में परा उपसर्ग है, तो पराकाष्ठा। देख रहे हैं शुरू में मिल गया पराकाष्ठा, तो परा उपसर्ग इसी में है, तो ऑप्शन क इसका सही आंसर अर्थात कि ए कर देना है 13 का। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया नी उपसर्ग, तो निवेदनम में क्या आएगा, नी, तो इसका ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। मंदम मंदम वहती वायु, वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, मंदम मंदम वहती वायु में मंदम मंदम में जो द्वितीय विभक्ति हुआ है वो किस सूत्र से हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है कि इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो याद रखिए क्रिया विशेषण द्वितीय से क्या हुआ था, मंदम मंदम में द्वितीय, तो ऑप्शन सी पे सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन सी अपने को सही आंसर याद रखना है 15 का। 16 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है डैश डैश पिता अपनम गतः, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यहाँ पे क्या इसमें से भराएगा, यही आपसे पूछा। देखिए सभी प्रश्न व्याकरण खंड से संस्कृत का है, संज्ञा एग्जाम में प्रश्न आएगा। अगर आप व्याकरण नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। तो डैश डैश पिता आपनम गतः, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा सर, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रुदिति बाले, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रुदिति बाले। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न। कर रहा है परितः के अर्थ में कौन सा विभक्ति होती है। ये प्रश्न तो बहुत बार हर मॉडल पेपर में आपको मिल जाएगा, बिहार बोर्ड से कई बार पूछा है। इसको आप रट जाइए कि परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। कितना बार मैं आपको बताया हूं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे। 18 नंबर प्रश्न है कि इथम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ये सभी विभक्ति सूत्र कारक सूत्र से प्रश्न है। इथम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी एसह जटाभि तपसह ज्ञाते, यही इसका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है निर्जनः का विग्रह क्या होगा सर, निर्जनः का आपको विग्रह करना है। जनानाम अभाव, जहां पे कोई भी जन नहीं है उसे क्या करते हैं निर्जनः, तो उसे वही हम बोलेंगे जनानाम अभाव, तो ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे 19 का। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि रामः च लक्ष्मणः च भारतः च शत्रुघ्नः च का समस्त पद क्या होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च का समस्त पद पूछा है, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नश्च, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी। ध्यान से आंसर याद कीजिएगा, यहाँ से खूब प्रश्न आएगा। 21 नंबर प्रश्न है समास में किसका मिलन होता है। देखिए इसीलिए मैं बोला कि एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा, आपको घबराना नहीं, आगे आसान आसान भी प्रश्न मिलेगा। तो समास में आप जानते हैं पदों का मिलन होता है सर, तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर कर देंगे। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रादित पुरुष का एक उदाहरण कौन सा है। प्रादित तत्पुरुष का, प्रादित तत्पुरुष जो तत्पुरुष समास का भेद होता है, तो उसी का उदाहरण पूछा है। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन सी पे प्रचार्य। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी पे दिया गया है, यही प्रादित तत्पुरुष का उदाहरण है, तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर कर देना है। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है अहितम में कौन सा समास है। अहितम में कौन सा समास है, तो पहला पद अव्यय है, तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। ध्यान से अगर प्रश्न को आप समझेंगे तो आसानी से आप 50% बना पाएंगे। कह रहा है आपसे 24 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। क्या कर रहा है कि नमो नमः का सही संधि विच्छेद कौन सा है। नमो नमः का, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है नमः प्लस नमः मिलके क्या बनाता है नमो नमः, तो नमः प्लस नमः देखिए किस पे दिया गया है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर अपने को कर देना है। आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। कह रहा है महा प्लस अनुभाव का संधि कौन सा होगा। ये सभी आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बिल्कुल सही सही दीजिएगा। कह रहा है महा प्लस अनुभाव की संधि कौन सा होगा सर, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महानुभाव। ध्यान से समझिएगा, ऐसे ही प्रश्न पत्र आएगा, तो यहाँ पे अगर आप घबरा जाते हैं तो एग्जाम में भी आप घबराएंगे तो आपका अंक कटेगा। एक एक प्रश्न आपको समझना है, कोशिश करना है उसका सही आंसर निकालने का। नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आगे बुक से भी प्रश्न मिलेगा। कह रहा है ई प्लस अ से कौन सा नया वर्ण बनेगा गुरुजी। ई प्लस अ से तो य बनता है, तो ऑप्शन बी अर्थात कि ख पे सही आंसर दिया गया था। ये सभी याद करते चलिएगा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है चयनम में कौन सी संधि है। चयनम में स्वर संधि होता है सर, तो ऑप्शन ए सही
आंसर है। अब 28 नंबर प्रश्न, अब 28 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से बुक का शुरू हो रहा है, तो आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि मैं कितना बार आपको बताया हूं कि पूरा बुक मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर आप इस चैनल के सभी क्लासेस देखेंगे तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। कह रहा है मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, सोचिए हिंदी में प्रश्न है, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है सर, तो ऑप्शन डी, कितना बार हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे 28 का। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। अब सोचिए ये सब प्रश्न आप छोड़ देंगे तो फिर क्या बनाएंगे। कह रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पीहितम मुखम, हम लोग पढ़े थे, तो किससे ढका हुआ है, हिरण्मयेन पात्र से, तो ऑप्शन क, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। आगे 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, वेदा हमेतम पुरुषम डैश डैश विद्यायनाय, यह पाठ, यह किस पाठ से लिया गया है। सोचिए बउआ टाइप प्रश्न है, इसलिए मैं यही हर ट्रिक आपको हर क्लास में सिखाना चाहता हूं कि एग्जाम में अगर आप नहीं घबराते हैं तो बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आप 50 मिल जाएगा। बस शर्त क्या है, सभी प्रश्न को पढ़ना है, समझना है, और वो आदत आप इसी क्लास से लगाएंगे अंत तक देखकर। तो एक यह श्लोक किससे लिया गया, तो कहिएगा सर मंगलम पाठ से, बिल्कुल सही, मैं आपको खुद पढ़ाया हूं, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 31 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था सर, तो मेगास्थनीज पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। सोचिए सब बहुआ टाइप प्रश्न है, सब हम लोग पढ़े हैं, तो मध्यकाल में, बिल्कुल सही। काफी विद्यार्थी प्रश्नों का धुआं धुआं कर रहे हैं, सही सही आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको भी आंसर देना है, ऑप्शन बी 32 का सही आंसर है। आगे 33 नंबर प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतालिक रचना के आधार पे पटना का कौन सा नाम पड़ा सर। अब सोचिए इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, तो पाटल पुष्पों के पुतालिक रचना के आधार पे पटना का नाम पड़ा था पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। आगे 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। सोचिए यही सब प्रश्न के लिए आपको आगे ग्रामर छोड़ना था, कि अगर वो नहीं बना पाते अपने को 50 ही बनाना, तो हम लोग बुक से ही बना देंगे। कह रहा है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त वंश के काल में। 35 नंबर प्रश्न है, बीरेश्वर कौन था सर। अब बताइए ये प्रश्न आप गलत करेंगे, सभी विद्यार्थी थोड़ा एक साथ इसका आंसर कमेंट कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा 35 का, बीरेश्वर कौन था। तो जो भी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। हम लोग अलस कथा पाठ में पढ़े थे कि बीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 36 नंबर प्रश्न है कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए कौन सा कार्य किया गया, तो आलसियों की परीक्षा करने के लिए अलसला में आग लगाई गई थी। कहां पे दिया गया अलसला में आग लगाई गई, ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देना है 36 का। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, कह रहा है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। मैं शुरू से बताते आया हूं, कभी भी समय नहीं बिताया कि अगर इस चैनल पे मैं पूरा आपको बुक जो भी है संस्कृत मंगलम से लेकर विश्व शांति पाठ तक मैं पूरा हिंदी में सिखा चुका हूं। उतना अगर आप देख लेते हैं तो प्रश्न पत्र को फोड़ कर आएंगे, ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 आपका सही हो जाएगा। तो ये सभी प्रश्न मैं आपको पढ़ाया हूं, इसका भी आंसर दीजिए सही सही कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी सर, तो 37 का राइट आंसर है ऑप्शन है मैत्रेयी को, बिल्कुल सही। 38 नंबर प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है। देखिए किसको कहा ये नहीं है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी इसका याद रखेंगे, दंडी ने कहा था। किसको कहा था, तो विजयांका को। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर प्रश्न, कह रहा है गंगा देवी का समय क्या है। सभी आपके संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से प्रश्न है, 14वीं सदी, बिल्कुल सही आंसर याद करते चलिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपको कर देना है 14वीं सदी। 40 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। कौन हम लोग के क्लास से प्रश्न बाहर आ रहा है, आप सोचिए इसी तरह एग्जाम में कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, बस आपको सीधत से क्लास को ध्यान से देखना है, समझना है, जो प्रश्न नहीं मालूम है उसे याद करते चलना है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन थी, पंडिता क्षमा राव। कितना बार याद किए हैं, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 41 नंबर प्रश्न, किसके गीत देवता भी गाते हैं। आपको बताना है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारत महिमा पाठ में हम लोग पढ़े थे कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न को समझते हैं, कह रहा है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान हमारे संस्कारों से होता है, तो ऑप्शन डी इसका भी सही आंसर है कि हमारे संस्कारों से प्राचीन संस्कृति का पहचान होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न, कह रहा है
सीमंतोनयन किस प्रकार का संस्कार है? अब देखिए संस्कारा पाठ से प्रश्न है कि सीमंतोनयन जो है किस प्रकार का संस्कार है, तो ये जन्म से पूर्व का संस्कार है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे। आगे 44 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? सभी हम लोग के क्लास से प्रश्न है, किए होंगे ध्यान से, पीछे जो भी क्लासेज आया था तो आप बिल्कुल सही सही आंसर देंगे कि इस प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहते थे सर? ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी। नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, इसलिए मैं सही आंसर बता रहा हूं। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ आप जानते हैं विदुर नीति से संकलित है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे 45 का। आगे बढ़ते हैं सर, 46 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मूल शंकर किस समाज सुधारक के बचपन का नाम था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देंगे। 47 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि रचित पाठ कौन सा है? अर्थात कि कौन आपके बुक में जो हम लोग पढ़े थे तो वाल्मीकि रामायण से लिया गया था, वाल्मीकि रचित पाठ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णनम। बिल्कुल सही। ऑप्शन क अर्थात कि ऑप्शन ए आपको सही आंसर करना है। आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न कह रहा है नारायण पंडित रचित पाठ कौन सा है? तो आप जानते हैं नारायण पंडित ने क्या लिखा था? व्याघ्र पथिक कथा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर करेंगे, क्योंकि पूछा था कौन सा पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित है, तो व्याघ्र पथिक कथा। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्णस्य दान पीड़िता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से लिया गया है, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। आगे है 50 नंबर प्रश्न कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है सर? गौतम है, तो ऑप्शन बी सही आंसर, इसका भी याद रखिएगा। देखिए एग्जाम में आपको 50 ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूरे 100 में से अगर कोई भी आप याद करके जाते हैं तो कोई भी 50 आप बना सकते हैं। तो आगे हम लोग सभी प्रश्न की चर्चा करेंगे, अंत तक क्लास में बने रहिए, एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए। नहीं मालूम है तो सही आंसर मैं बता रहा हूं, याद कीजिएगा, क्योंकि सबसे गेस प्रश्न अंतिम समय में आपके लिए चल रहा है। इतना आप याद कर लेंगे तो यहां से काफी प्रश्न एग्जाम में आ जाएगा। कह रहा है आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम बहुआ टाइप प्रश्न है, आर्यभट्ट की रचना है सर, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे। 52 नंबर प्रश्न है उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है सर? तो उपनिषद से कौन सा पाठ लिया गया है? मंगलम पाठ। बिल्कुल सही। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि बुक को ध्यान से हिंदी में समझ लीजिएगा तो आपका आसानी से 50 नंबर यहीं से आ जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि अनरोन्यान महतो महितमात्मना में किसका वर्णन किया गया? तो इसमें आप जानते हैं 53 में किसका वर्णन, 53 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है, आप जानते हैं इसमें बताया गया आत्मा का वर्णन है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है 53 का। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न कह रहा है नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिलती है? तो नदियां। नदियां जो है अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, हम लोग पढ़े थे मंगलम पाठ में, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 55 नंबर प्रश्न है कि विशाल से भी विशाल क्या है? तो अभी मैंने बताया कि विशाल से भी विशाल क्या है? आत्मा है, तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन डी पे दिया गया है आत्मा, तो विशाल से भी विशाल, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पूछेगा तो आत्मा ही इसका आंसर होगा। 56 नंबर प्रश्न है कि 2500 वर्ष पुराना किस नगर का इतिहास है? सोचिए कितना वीवीआई प्रश्न है, तो पटना का। यहां से देखिएगा कितना प्रश्न सीधे सीधे आपके पेपर में टकराएगा। कह रहा है पटना, कभी कभी पूछता है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो लगभग 2500 वर्ष पुराना, उसी को पलट के पूछा था। आगे 57 नंबर प्रश्न दामोदर गुप्त रचित ग्रंथ का नाम क्या है? दामोदर गुप्त रचित ग्रंथ का नाम जो है कूटनिमित्त काव्य है, तो यहाँ पे देखिए कहां पे दिया गया, सही से पहला ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए पे मिल गया, यही सही आंसर कर देंगे 57 का। 58 नंबर प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन था? आपसे क्या पूछ रहा है कि यूनान का राजदूत, तो मेगास्थनीज था। बड़ा ही वीवीआई प्रश्न मिल रहा है, ये रट जाइएगा नहीं तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा। यूनान का राजदूत कौन था सर? मेगास्थनीज। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पटना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है सर? तो पटना में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर कौन है? पटन देवी का मंदिर है, तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौमुदी महोत्सव किस नगर में मनाया जाता था? तो अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे कि गुप्त काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कुसुमपुर किस नगर का नाम था? सोचिए कितना बहुआ टाइप प्रश्न है, यही सब बनाकर आप एग्जाम में 50 में 50 आराम से लाएंगे ऑब्जेक्टिव में, और ऐसे ही सब्जेक्टिव का कला है आपके अंदर तो 100 में 100 संस्कृत में आसानी से आपका आ जाएगा। कुसुमपुर हम जानते हैं सर पटना का नाम है, कोई इसमें समय नहीं लेना है, याद करते चलिए, आंसर देते चलिए। ऑप्शन डी सही आंसर था 61 का। 62 अलस कथा पाठ लिखने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो आप जानते हैं कि अलस कथा विद्यापति की रचना थी, तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है, याद करते चलिएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शरद ऋतु में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है सर? तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाया जाता था गुप्त काल में, तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है 63 का। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न कह रहा है
कि चार आलसी कब नहीं भागे। तो चार आलसी जो है आग लगने पर भी नहीं भागे थे। आप जानते हैं अलग सलाह में जब आग लगाया गया आलसियों का परीक्षा लेने के लिए, तो चार आलसी आग लगने पे भी नहीं भागे। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 65 नंबर प्रश्न है कि माता किसका वास्तविक रक्षक मानी जाती है। नीति श्लोक का पाठ से प्रश्न है। तो माता जो है वो बच्चों का वास्तविक जो है रक्षक मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर कर देना है 65 का। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न कह रहा है मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का किस वेद में उल्लेख है। तो मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का ऋक वेद में आप जानते हैं उल्लेख है। तो ऑप्शन ए पे ही दिखाई दिया सही आंसर। याद करते चलिए, अगर बुक को आप हिंदी में पढ़े होंगे, मैं खुद पढ़ाया हूं आपको सभी बुक, तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही एग्जाम में और ना ही यहाँ पे आंसर देने में। आगे देखिएगा 67 नंबर प्रश्न कह रहा है मैत्रेयी किस ऋषि का पत्नी का नाम था। तो ये मैत्रेयी किस ऋषि की पत्नी थी, मैं आपको कई बार याद करा चुका हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते देखते आंसर कमेंट कर देना है। ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य की, बिल्कुल सही। 68 नंबर प्रश्न सुलभा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है सर। तो सुलभा का वर्णन मिलता है महाभारत ग्रंथ में, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर करेंगे 68 का। आगे देखते हैं सर 69 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे पुष्पा दीक्षित किस काल की संस्कृत लेखिका थी। देखिए लग रहा है कि सारा वीवीआई प्रश्न इसी मॉडल पेपर में छाप दिया गया है। इसको जरूर अंत तक देखकर याद कर लीजिएगा। यहां से देखिएगा कितना प्रश्न आएगा। तो पुष्पा दीक्षित जो थी वो किस काल की संस्कृत लेखिका थी, यही प्रश्न पूछा है। तो वर्तमान काल की, अभी के वर्तमान काल की संस्कृत साहित्य लेखिका में हम लोग को पढ़ना है वर्तमान काल, मध्यकाल, प्राचीन काल, आधुनिक काल। तो इसमें वर्तमान काल की है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। 70 नंबर प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कौन सा श्लोक भगवत पुराण से लिया गया है। तो देखिए मैं जब भारत में पाठ पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि कौन श्लोक किस पुराण से लिया गया, याद रखिएगा। तो द्वितीय जो श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करके आना है 70 का। 21 नंबर प्रश्न जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। ये देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं कि जन्म से पूर्व पूछा है कितने संस्कार होते हैं। तो त्रयः अर्थात कि 3 संस्कार, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। 72 नंबर प्रश्न किसी भी विद्यार्थी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी छात्र एक साथ आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। तो सप्तपदी क्रिया जो है विवाह संस्कार में संपन्न किया जाता है। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। आगे देखते हैं 73 नंबर प्रश्न कह रहा है विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति जो है वो महाभारत के जो है अंश विशेष है, महाभारत ग्रंथ का। तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है 73 का। आगे बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न कह रहा है धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है, 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य से होता है। तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर कर देना है 74 का। आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ का अंश है। सोचिए अब इससे आसान प्रश्न आपसे क्या पूछेगा संस्कृत में, रामायण का अंश है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। आगे फिर व्याकरण खंड से आ गया प्रश्न कह रहा है 1+1 से का संधि कौन सा है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद जरूर करके जाइएगा। तो एकैकः का क्या होता है 1+1। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आपको करना है। 77 नंबर प्रश्न विद्यालय का सही संधि विच्छेद। अब सोचिए विद्यालय का संधि विच्छेद आपको नहीं मालूम है, कहिएगा जी सर मालूम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विद्या प्लस आलय, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है सुवदत्त में कौन सी संधि है। तो सुवदत्त में देखिए विसर्ग संधि है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 78 का। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न कह रहा है तच शब्द में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो देखिए तच जो शब्द है तो और च का, देख रहे हैं तच, तो और च का संधि हुआ है। तो कहां पे दिया गया है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे 79 का। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कर्मणि कुशलः का समस्त पद कौन सा होगा। तो कर्मणि कुशलः का समस्त पद होगा कर्म कुशलः। तो ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है 80 का। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है पुरुष व्याघ्र का विग्रह कौन सा है। तो पुरुष व्याघ्र का विग्रह है पुरुषः व्याघ्र इव। तो यहां पे देखिए ऑप्शन सी पे दिया गया पुरुषः व्याघ्र इव क्या होता है, पुरुष व्याघ्र का विग्रह। तो ऑप्शन सी याद करते चलिए, मैं सही आंसर इसीलिए बता रहा हूं और 100 ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सीधे प्रश्न और आंसर की चर्चा करें ताकि आपका समय भी कम लगे। तो याद करते चलिएगा। कह रहा है अशांति किस समास का उदाहरण है। सोचिए एग्जाम में यहाँ पे अगर इस प्रश्न को आप सीख लिए तो एग्जाम में गलत करेंगे नहीं, क्योंकि नय्य समास है, क्योंकि अशांति तो नय्य समास हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न बहुब्रीहि
समास का उदाहरण कौन सा है सर, यही आपसे पूछ रहा है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता है श्वेतांबरः। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए पे आपको मिल जाएगा श्वेतांबरा, तो यही इसका सही आंसर करेंगे। आगे 84 नंबर प्रश्न, बिडलाः सर्पात विभेति वाक्य में सर्बात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र का प्रयोग करके हुआ है। देखिए विभक्ति सूत्र जरूर पढ़ लीजिएगा। तो भीतार्था नाम हेतु, तो यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी पे भीतार्था नाम भय हेतु सूत्र से क्या किया गया, सर्पात में पंचमी विभक्ति, तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। 85 नंबर प्रश्न है, यार्था नाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है सर। तो 85 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनाय संस्कृत अध्ययन रोचते, तो यही इसका उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। 86 नंबर प्रश्न, आलोकः डैश डैश संस्कृत व्याकरणम पठितवान, इस वाक्य में रिक्त स्थान पे कौन सा पद होगा। ये सभी देखिए विभक्ति सूत्र पर बेस्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे होगा आलोकः मासेन संस्कृत व्याकरणम पठितवान, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर कर देंगे। 87 नंबर प्रश्न है कि आलोकयामी पद में कौन सा उपसर्ग है। तो आलोकयामी पद में देखिएगा ऑप्शन ए पे दिया गया है आंग उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर करेंगे। 88 नंबर प्रश्न देखिए अपने से क्या कह रहा है कि सु उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा। तो सु उपसर्ग से आपका सुयोगः बनेगा, ये तो काफी आसान है, सुयोगः बनेगा, तो ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है अहसम पद में कौन सा धातु है। तो अहसम पद जो है इसमें आपका हस धातु है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे, किसका, 89 का। आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न कह रहा है शुभंते किस लकार का रूप है सर। शुभंते जो है किस लकार का रूप है, तो लट लकार, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। सभी व्याकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद करते चलिएगा। आगे कह रहा है 91 नंबर प्रश्न, श्रु धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। सोचिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि श्रु धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा सर। तो श्रीनोतु, ऑप्शन ख अर्थात कि ऑप्शन बी पे सही आंसर दिया गया है। यहाँ इतना प्रश्न याद करके आप जाएंगे तो देखिए कितना प्रश्न यहाँ से आएगा। 92 नंबर प्रश्न, नदी शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है। अब देखिए ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है, रिपीटेड प्रश्न है, नधाम होता है, ऑप्शन ए पे ही दिया गया नदी का सप्तमी एक वचन रूप। 92 नंबर प्रश्न है पितृसु जो है किस विभक्ति का रूप है। पिता का पिता का जो हम लोग शब्द रूप याद करते हैं पितरी का, उसमें पितृसु किस विभक्ति में आता है, यही आपसे पूछा है। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सप्तमी विभक्ति में आता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 94 नंबर प्रश्न है गौवे किस शब्द का रूप है। ये भी देखिए बहुत बार पूछा गया है, गौवे जो है किस शब्द का रूप होगा, गो का। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, गो इसका सही आंसर करेंगे 94 नंबर प्रश्न का। ये देखते हैं 95 नंबर प्रश्न कह रहा है सौंदर्यम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। सौंदर्यम में जो है आपका संयोग तद्धित प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए पे दिया गया है, तो यही इसका सही आंसर कर देंगे 95 का। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा। तो मनुष्य प्लस तल, ये भी कई बार पूछा गया, कितना मॉडल पेपर में आया है, नया मॉडल पेपर में था, मनुष्यता बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 96 का। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रक्ष प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा। देखिए सभी वीवीआई प्रश्न है, प्रक्ष प्लस कत्वा पृष्ठवा, कहां पे दिया गया है सर, ऑप्शन ए पे दिया गया है। 98 नंबर की बात करते हैं, कह रहा है वदनम में कौन सा प्रत्यय है सर। तो वदनम, तो वदनम में कौन सा प्रत्यय होगा, लयूट प्रत्यय होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी अपने को इसका सही आंसर याद रखना है। 99 नंबर प्रश्न है कि मायावी में कौन सा प्रत्यय है। तो मायावी में देखिए विनी प्रत्यय लगा के मायावी बनता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपको याद रखना है। 100 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निर्धारण में कौन सी विभक्ति होती है, तो और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निर्धारण में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन डी अपने को सही आंसर कर देना है। इस तरह आज हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के एक और मॉडल पेपर को संस्कृत का समाप्त कर दिए। काफी महत्वपूर्ण मॉडल पेपर था, सभी प्रश्न को बार बार देखकर रिवीजन करके याद जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 100 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। फिर कल मिलेंगे इसी समय किसी और महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।